मैं जानता, मैंने कहा ये कोई दंगा था ही नहीं, ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था, एक सरकार द्वारा प्रायोजित नरसंहार। हमको तो जेल से नरेंद्र भाई ने छुड़ाया था, उन्होंने जज बदले और जज बदल के फिर नरेंद्र भाई ने सेटिंग की और नरेंद्र भाई ने हमको छुड़ाया, तो हम नहीं छूट सकते। अंग्रेजों से भी के वक्त से भी ज़्यादा असमानता आज देश में आ गया। ये लड़ाई में सरकार के अंदर लड़ ही नहीं सकता था, और आज जो सरकार है उसका हिस्सा किसी तरह से भी, किसी हालत से मैं ऐसी सरकार का हिस्सा ही नहीं हो पाता। तो क्या 2002 में अगर आप इस्तीफ़ा नहीं देते तो क्या 2014 में आके आप इस्तीफ़ा दे देते? कि लीडरशिप में जी, उनमें वो नैतिक साहस और राजनीतिक साहस नहीं दिखा रहे हैं। अच्छा, इस लड़ाई में असम के मुख्यमंत्री ने जो बातें कही, मैंने एफआईआर दर्ज किया, जवाब में उन्होंने कहा कि मैं तो हर्षमंदर के खिलाफ 100 एफआईआर दर्ज करूंगा। कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? सोचिए एक आदमी जो सरकार के सबसे ताकतवर दफ्तरों में बैठ चुका हो, जिसके पास कुर्सी थी, अथॉरिटी थी, पावर था, पर अचानक एक दिन वो कुर्सी छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि वो कुर्सी पर बैठकर वो अपनी ज़मीर के साथ ईमानदारी से नहीं रह पाएगा। ये कहानी है मध्य प्रदेश कैडर के एक फॉर्मर आईएएस ऑफिसर की। उन्होंने सिस्टम के अंदर सालों तक काम किया, फाइल्स देखी, फैसले लिए और ग्राउंड पर पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया, लेकिन 2002 के गुजरात दंगों के बाद उन्होंने सिविल सर्विसेज से इस्तीफ़ा दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर इंसाफ और इंसानियत को बचाना है तो कई बार सिस्टम के बाहर खड़े रहना पड़ता है। दिखने में शांत और बोलने में नरम, पर मुद्दों पर बात आते ही बिल्कुल सीधी बात। भूख, बेघर लोग, बच्चों के अधिकार, मजदूरों के अधिकार, कम्युनल वायलेंसेस, ये सब कुछ उनके काम का फोकल पॉइंट रहा है। जब हमारे देश में लिंचिंग की घटनाएं बढ़ी तब उन्होंने कारवान मोहब्बत को शुरू किया। कारवान मोहब्बत ये सिर्फ एक कैंपेन नहीं था, वो एक सफ़र था, यानी सही मायनों में एक कारवान, दर्द के घर तक पहुंचने का कारवान, उन परिवारों के दरवाज़ों पर दस्तक देने का कारवान जहां पर किसी माँ का बेटा वापस नहीं लौट के आया था, जहां किसी बच्चे के पिता का नाम सिर्फ यादों में रह गया। वो सिर्फ तसल्ली देने नहीं जाते थे, वो कहने जाते थे कि आप अकेले नहीं हैं, कि इस देश में अभी भी कुछ लोग हैं जो नफ़रत के आगे डटे हुए हैं। उस कारवान के हर मोड़ पर आंसू भी थे, खामोशी भी थी और एक छोटा सा वादा भी था कि इंसानियत अभी भी जिंदा है। उनकी किताबें भी इसी कारवान का एक हिस्सा हैं। लुकिंग अवे में वो पूछते हैं कि क्या हम असमानता और अन्याय को देखकर भी नज़रअंदाज कैसे कर सकते हैं। ऐश इन द बैली में वो भूख को सिर्फ डेटा नहीं, इंसानी कहानी के रूप में दिखाते हैं। फियर एंड फॉरगिवनेस में दंगों के बाद की खामोशी को समझाने की कोशिश करते हैं और हर किताब में एक सवाल पूछते हैं कि हम किस तरह का देश बनाना चाहते हैं। उनके आलोचक कहते हैं कि वो एक पक्ष की तरफ से बात करते हैं, जबकि उनके समर्थक कहते हैं कि वो संविधान के पक्ष से बोलते हैं। पर ये दोनों लोग एक बात मानते हैं कि ये चुप रहने वालों में से नहीं है, बल्कि ये पूछने वालों में से हैं कि हटाकर झूठ के पर्दे सदाकत कौन लिखेगा, अगर हम भी छुपाएं तो हकीकत कौन लिखेगा, कसीदे शाह के लिखने में जब मसरूफ़ हों सारे तो फिर भूखी रियाया की शिकायत कौन लिखेगा। पावर छोड़ देना आसान नहीं होता, पर कुछ लोग पावर के साथ नहीं, अपनी आवाज़ के साथ जीना चुनते हैं। आज शाम हम बात करेंगे इसी तरह की एक आवाज़ के साथ जिसका नाम है हर्षमंदर। सर, मैं आपकी वार्ता भारती के आज के इंटरव्यू में बहुत दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हमारे बीच आज जो इंटरव्यू होगा वो किसी एक पॉइंट पर, एक चीज़ पर फोकस्ड नहीं होगा, बल्कि मैं चाहता हूं कि ये इंटरव्यू कई मुद्दों पर डिस्कशन हो, इसमें सियासत भी हो, इसमें समाज भी हो, इसमें देश भी हो और इसमें आपके कुछ निजी फैसलों पर भी हम बात करें। तो शुरू करने से पहले मैं बस हमारे ऑडियंस के लिए आपसे पूछना चाहता हूं कि जो आपने फैसला लिया था आईएएस और इंडियन सर्विसेज से आपने जो अर्ली रिटायरमेंट ली थी, उसके पीछे का असली रीज़न क्या था? देखिए, मैं 1980 में आईएएस में आया था जी, और 2002 तक आईएएस अफसर रहा। मुझे सरकार के अंदर रहकर
वही पावर की बात जो आप कर रहे थे, पावर का इस्तेमाल अगर इंसान सबसे अंतिम व्यक्ति के लिए करने की कोशिश करे तो बहुत कुछ किया जा सकता है। और उन सालों में 6 ज़िलों में कलेक्टर रहा। मुझे मतलब आई हैव नो रिग्रेट फॉर दैट पीरियड। लेकिन 1989 से जब से बाबरी मस्जिद मूवमेंट शुरू हुआ, जी मैं देश की हवा को बहुत तेज़ी से बदलते हुए देख रहा था। और जब 2002 में इनफैक्ट मैं गुजरात की हिंसा हुई, जी मैं एक नागरिक की हैसियत से वहाँ गया रिलीफ कैंप्स में वॉलंटियर करने के लिए। और थोड़े से ही वक्त में जब मैंने कहानियाँ सुनी औरतों बच्चों पे जिस तरह के क्रूरता से जुल्म हुआ, जी बहुत जल्दी मुझे, क्यों मैं अफसर रहा हूँ, मैं जानता, मैंने कहा ये कोई दंगा था ही नहीं, ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था, एक सरकार द्वारा प्रायोजित नरसंहार। और मैंने कहा कि अगर इस दिशा में मेरा देश जा रहा है तो सरकार का हिस्सा होते हुए मैं इस लड़ाई को आगे नहीं लड़ सकूंगा, एक स्वतंत्र नागरिक की हैसियत से ही लड़ पाऊंगा। तो मैंने उसी वक्त एक्चुअली वो लेख लिखा था, क्राई माई बिलवड कंट्री, जहाँ पे मैंने यही बात कही कि मैं IAS अफसर हूँ, सरकार को समझता हूँ और ये एक सरकार द्वारा प्रायोजित नरसंहार है। और उसके बाद मैंने 2-3 दिन बाद अपने कागज़ इस्तीफ़ा दिया। और अभी मुझे एक्चुअली आई विश आई वाज रॉन्ग, आई विश मैं कह सकूं कि मुझे जो डर था मेरे देश किस दिशा में जा रहे हैं, अगर मैं गलत साबित होता तो मुझे खुशी होती। लेकिन जिस दिशा में मैंने देखा 2002 में अपने देश को चलते हुए, अब उस दिशा में वो दौड़ता हुआ दिख रहा है। और ऑलमोस्ट हम लोग 1947 में लौट आए हैं, जिस वक्त बंटवारा हुआ था, आज़ादी मिली थी और हमें तय करना था कि हम किस तरह का हिंदुस्तान बनाएंगे। वही सवाल अब बहुत बहुत साफ तरीके से सामने आए हैं। मैं अभी अक्टूबर 2, मतलब एक अजीब सी विडंबना है, कभी कभी इतिहास इस तरह की विडंबना सामने रखती है कि RSS के 100 साल पिछले साल हुए जी। और वो विजयदशमी के दिन उसको मनाते हैं। विजयदशमी इस साल 2 अक्टूबर पे पड़ा, जो गांधी जी की जयंती का दिन था। तो मुझे लगा कि एक तरह से इतिहास हम भारत के लोगों को कह रहा है कि 2 रास्ते हैं, एक हिंदुत्व का रास्ता है, एक गांधी जी ने जो रास्ता बताया था, संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर, नेहरू, आज़ाद, इन सब ने जो रास्ता दिखाया था वो हमें चुनना है। तो इस संदर्भ में मैं गांधी जी के जो पोते हैं राजमोहन गांधी जी। उनसे एक बातचीत की और मैंने सबसे पहले यही सवाल पूछा जी। कि गांधी जी से RSS का इतना विरोध क्यों था कि उनकी हत्या हुई। उन्हें बहुत खूबसूरती से संक्षिप्त में 2 चीज़ें कही, 2 कारण उन्होंने बताया। एक कि गांधी जी कहते थे ये देश सबका है, एक मज़हब के लोगों का नहीं है, एक जाति के लोगों का नहीं है, सबका है, सबका बराबर का है। और दूसरी बात कि उन्होंने कहा ईश्वर और अल्लाह एक ही हैं। तो मैं मानता हूँ, मतलब आज मैंने 2002 में सर्विस क्यों छोड़ा और आज मैं किस लड़ाई में अपने आप को शामिल महसूस करता हूँ, यही 2 सवाल हैं कि ये देश सबका है, बराबर का है, और ईश्वर अल्लाह भगवान के सभी रास्ते, और जो नहीं मानता है सबको बराबर की जगह, एक तरह से ईश्वर अल्लाह एक ही हैं। यही लड़ाई 2002 में मुझे दिखी, यही लड़ाई आज भी हम
हम सब भारतवासियों को हम लोगों को वी हैव टू टेक अ साइड। जी अब वक्त नहीं है कि हम खड़े होकर देखें, क्योंकि जिस तरह के दो राहे में हम खड़े हैं, जैसे मैंने कहा 1947 में जिस दो राहे पे खड़े थे, हमने एक फ़ैसला किया। आरएसएस बीजेपी हमें फिर से उसी दो राहे पे वापस ले आई है, और हम भारत के लोगों को तय करना है। मुझे लगता है जितनी ज़िंदगी मेरी है मैं उसी लड़ाई में, ये मोहब्बत और बराबरी का देश होगा, और जहाँ सब धर्मों के सब विचारों को बराबर के हक होंगे। चूँकि दो रायों की बात जो हो रही है, तो मेरा अगला सवाल भी एक ऐसा सवाल है जो एक जगह पे आके इंटरसेक्ट करता है। आपने कहा यू डोंट रिग्रेट कि आप इस्तीफ़ा दे दिया आपने करके, तो रिग्रेट ना होना एक चीज़ होता है और कंटेंट होना एक चीज़ होता है कि मैंने सही किया और मैं सही कर रहा हूँ। ये एक मेरा सवाल है कि आपको क्या आप कंटेंट हैं, या फिर मेरा दूसरा सवाल ये है कि क्या कभी आपको लगा कि शायद मैं पोजीशन ऑफ पावर में रहता तो किसी सिचुएशन में आके उस जगह पे मैं बेहतर कर सकता था, इफ़ आई वॉज इन द सिचुएशन ऑफ पावर, पोजीशन ऑफ पावर? हाँ, मैं मतलब आपकी दूसरा सवाल पहले लेता हूँ। जी क्योंकि मैंने पावर देखा है और इसको इस्तेमाल किया है। मैं अब देश के हालात देखता हूँ, मतलब नफ़रत, हिंसा, ये सवाल पे तो हम बात करेंगे ही, लेकिन मान लीजिए जब कोविड आया जी, जिस तरह के फैसले सरकार ने किए और नहीं किए, मुझे मुझे कभी कभी ऐसी इच्छा होती थी कि काश मैं बता पाता कि ऐसे वक्त में अब आप लॉकडाउन कर रहे हैं 4 घंटों के नोटिस पे, और आपने कोई व्यवस्था नहीं की। जब 9 में से 10 9 मज़दूर असंगठित हैं, वो कल खाएंगे क्या? मतलब अपनी रोज़ी रोटी कैसे उनकी चलेगी, कि एक सरकार उसको भी अनदेखा कर देती है। और इसीलिए 3 करोड़ मज़दूर, इनफैक्ट मानव इतिहास का सबसे बड़ा पलायन एक्चुअली हमारे लॉकडाउन का था, वो सरकार की नीतियों के कारण से हुआ। तो ऐसे वक्त में जब मैं बेघर बच्चों के बीच में मैंने काम किया है, सुप्रीम कोर्ट का कमिश्नर था, भूखमरी को देखी बहुत नज़दीकी से, तो कभी कभी ज़रूर लगता है कि पावर होता तो इसका सामना मैं कर पाता। लेकिन मैं मानता हूँ कि असली पावर अंत में हमारी अपनी नैतिक यकीन पर निर्भर है। गांधी जी से एक बार पूछा गया था कि आप किस डिक्टेटर को मानते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं एक ही डिक्टेटर को मानता हूँ, और वो है मेरे ज़मीर की आवाज़। तो बहुत गलतियाँ होंगी मेरे द्वारा, पर मेरी कोशिश हमेशा सरकार के दौरान, सरकार में रहते हुए और सरकार के रहने के बाद, कि उस आवाज़ को बहुत साफ मैं सुनूं, पहचानूं और उसके मुताबिक काम करने की कोशिश करूं। और मुझे ओवरऑल लगता है कि ये लड़ाई मैं सरकार के अंदर लड़ ही नहीं सकता था, और आज जो सरकार है उसका हिस्सा किसी तरह से भी, किसी हालत से मैं ऐसी सरकार का हिस्सा ही नहीं हो पाता। तो क्या 2002 में अगर आप इस्तीफ़ा नहीं देते तो क्या 2014 में आके आप इस्तीफ़ा दे देते? अब कौन जाने, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मतलब जो 2014 के बाद जो हालात बने जी, छोटी बड़ी चीज़ों में, अब एक उदाहरण देता हूँ बुलडोज़र का जी। अब देश में मेरे ख्याल में दुनिया में ही कोई कानून नहीं है कि किसी ने अपराध किया आप उसका घर तोड़ देंगे, और ये तय करना, ये साबित कि किसी ने अपराध किया, आपको एक पूरी प्रक्रिया से गुजरना होगा। मतलब एफआईआर दर्ज करेंगे, इन्वेस्टिगेशन होगा, ट्रायल होगा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फिर जाके यहाँ आप तय कर रहे हैं, पहले छेड़ रहे हैं किसी मस्जिद के सामने लोग जाके
भद्दी भद्दी गालियाँ देते हैं, फिर एक झड़प होती है, फिर आप दूसरे दिन बुलडोज़र ले आते हैं, 20 मुस्लिम लोगों के नाम और उनके घर तोड़ देना। जी मैं सोचता हूँ, मैं ढूंढ रहा हूँ एक ज़िले में जहाँ कलेक्टर कहता है मैं नहीं करूँगा, ये कानून, संविधान और इंसानियत तीनों के खिलाफ है, मैं वो ज़िला ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। और मुझे इसलिए लगता है कि जो बदलाव समाज में जो बदलाव हुआ है, बहुत बहुत ख़तरनाक बदलाव हुआ है। और मेरी पुरानी बिरादरी आईएएस की जो थी, मेरे पिताजी भी आईएएस अफसर थे। सरदार पटेल ने एक्चुअली एक इस्तेमाल किया था एक एनोलॉजी। उन्होंने कहा था कि ये स्टील फ्रेम होगा, एक लोहे का ढांचा होगा देश का। क्यों? क्योंकि बंटवारा हुआ था, उसमें 10 लाख लोगों ने एक दूसरे का कत्ल किया था। उनको लगा कि इस तरह की आग आंधियाँ देश में चलेंगी, लेकिन ये एक हमारा लोहे का ढांचा होगा जो संविधान को हाथ में, संविधान को दिल में रखते हुए सही करेगा। और वो पूरा पावर है, क्योंकि मैं सर्विस में रहा हूँ। किसी भी स्टेज में मुझे कुछ गलत लगा, मैंने कहा कि मैं इनकार करता हूँ। दंगों के दौरान और बहुत सारे संदर्भ थे। तो वो मतलब लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बने थे। एक सबसे नज़दीकी जो पब्लिक के साथ है प्रशासन जी, और फिर और भी हैं, मतलब संसद हैं, जुडिशरी है, मीडिया है, यूनिवर्सिटीज़ हैं। ये सब किस तरह से इतने कम वक्त में इस तरह से खोखले कर दिए गए हैं कि संविधान, इंसानियत के खिलाफ इतनी सारी नीतियों का हम क्यों सामना नहीं देख पा रहे हैं। और आई एम हैप्पी कि मैं एक सामान्य नागरिक के हैसियत से इस आंधी के सामने खड़ा हूँ, क्योंकि हम भारत के लोगों ने अपने आप को एक संविधान दिया था। हम भारत के लोगों को ही उस संविधान की रक्षा करना है और कोई नहीं हमें बचाएगा। राइट। चूँकि ये बातचीत आगे बढ़ रही है, ये फ्रेम्ड क्वेश्चंस में से नहीं है मेरे, तो मैं एक आखिरी सवाल इस सेक्शन में डालना चाहूँगा कि जैसे कि आपने कहा कि आप वो ऐसे ऑफिसर्स ढूंढ रहे हैं जो खड़े होकर बोलें कि ये चीज़ हम नहीं करेंगे क्योंकि ये संविधान के अगेंस्ट है। तो आपने संविधान और इंसानियत, जी, संविधान और इंसानियत के खिलाफ है। तो जैसे मैं 3 साल मसूरी एकेडमी में भी रहा जब मैं आईएएस में था। और मेरी जो पहला लेक्चर द राइट एंड द ड्यूटी ऑफ अ सिविल सर्वेंट टू डिसेंट, मैं कहता था कि आपको सारे करियर में बताएगा कि आपका काम है आदेश का पालन करना। मैं कहता हूँ बिल्कुल गलत कह रहे हैं। आपका फ़र्ज़ हर स्टेज पे ये है, जो आदेश मिला है क्या वो संविधान के, कानून के, इंसानियत के अनुकूल है। और मैं कहता था कि हाँ, आप नौकर हैं सरकार के, लेकिन उससे पहले आप सरकार के नौकर हैं। और मैं कहता था उससे भी पहले जो आपके इलाके में सबसे कमज़ोर, सबसे शोषित व्यक्ति है, उनका नौकर आप पहले हैं। तो ये जो सरकार, जो आपके तीसरे लेवल जिसके आप नौकर हैं, उसके आदेश अगर संविधान और उस अंतिम व्यक्ति के हितों के विपरीत जाता है, तो आपका ना सिर्फ हक ना कहने का है, आपका फ़र्ज़ भी ना कहने का है। तो जैसे आपने एक किसी ऐसे इस चीज़ को फॉलो किया, आपने किया, रिसेंट हम पास्ट में देखें तो सेंथिल साहब ने किया था, तो क्या ऐसे ऑफिसर्स जो खड़े होना चाहते हैं इन चीज़ों के ख़िलाफ़,
उनके पास यही एक ऑप्शन बचता है कि हम सर्विसेज छोड़ दें, या फिर उनके पास दूसरा कुछ विकल्प है? नहीं, मैंने जो लगभग 2 दशक गुजारे सरकार में, जो मुझे सही लगा मैंने किया। ओके। 84 के जब एंटी सिख राइट्स थे, सरकार नहीं चाहती थी, कम से कम वक्त में आर्मी को बुलाया गया, उसको पूरी तरह से संभाला, और इस तरह से बहुत सारे और उदाहरण हैं। ऐसा मतलब सही करने की कोई कीमत नहीं होती तो हम सब सही कर लेते। राइट। ऐसा नहीं है कि कोई कीमत नहीं है, लेकिन एक्चुअली अफसर इतनी तरह से सुरक्षित है, आपको वेतन तो मिलेगा ही, आपका कोई ना कोई पद तो मिलेगा ही, तो आप कोई बहुत ज़्यादा इतना बड़ा सेक्रीफाइस भी तो नहीं कर रहे हैं। जब आपको पनिशमेंट पोस्टिंग मिलता है, मिल जाए, देखते हैं। जी। जी। तो अभी आगे बढ़ते हुए देश की करंट सिचुएशन पे अगर हम बात करें, जैसे कि आपने कहा, गांधी जी ने कहा था कि ये सबका देश है, इसीलिए आरएसएस उनके अगेंस्ट है और उस दिशा में हम अभी भाग रहे हैं करके आपने मेटाफर यूज़ किया। तो इज़ इट ओके टू से, जैसे अभी रिसेंट हिमंता बिस्वा शर्मा के जो स्टेटमेंट्स आए हैं आसाम में मियाँ लोगों के बारे में, तो इज़ इट ओके टू से यूज़ द मेटाफर अगेन कि हम वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ आरएसएस चाहती है, क्योंकि वो लोग उसको क्लियरली एम्पलीफाई कर रहे हैं उन स्टेटमेंट्स को। उनकी पार्टी की लीडरशिप, न प्रधानमंत्री न होम मिनिस्टर, कोई भी उसकी निंदा नहीं कर रहा है। तो क्या हम वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ वो चाहते हैं? देखिए, बहुत हद तक तो हम सरकार की तरफ से तो पहुंच गए हैं। हिंदू राष्ट्र जिसकी कल्पना थी जी, उसमें क्या था कि मुस्लिम और क्रिश्चियन जो लोग हैं वो सेकंड क्लास सिटीजन्स होंगे। अब नागरिकता होती क्या है? नागरिकता, हैना आर्डेंट जो फिलोसोफर ने बताया, सिटीजनशिप इज़ द राइट टू हैव राइट्स, हक रखने का हक। आज हम देख रहे हैं कि कई तरीक़ों से जो हमारे माइनॉरिटीज़ हैं, और मैं इसमें जोड़ूंगा जो असंगठित गरीब मजदूर हैं, उनको हक रखने का हक दिन ब दिन उनसे छीना जा रहा है। बुलडोज़र के मैंने कहा, आप खुले मंच में खड़े हो के नरसंहार की बात कर सकते हैं, मुख्यमंत्री कह सकते हैं कि मेरा काम है मियाँओं को तंग करना। जी। अब मतलब मुख्यमंत्री कहता है, और हमारे यूपी के मुख्यमंत्री कहते हैं कि आप कुछ लव जहाद करेंगे तो आपका राम नाम सत्य हो जाएगा, वगैरह वगैरह। मतलब और गृह मंत्री अमित शाह तो रोज़ कुछ ना कुछ कहते हैं, लेकिन तो 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री खुद उन्होंने कई वक्त में नफरती भाषण दिए। तो मुझे लगता है कि माहौल देश का, समाज का बिल्कुल बदल गया है। हिंदू राष्ट्र की जो कल्पना थी उस दिशा में हम लोग बहुत तेज़ी से उसके नज़दीक तो पहुंच गए हैं। हम लोग 2014 में हमें डर था कि वो संविधान को बदलने वाले हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनको अब समझ में आया कि बदलने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने सारे इंस्टीट्यूशंस जो इस संविधान को लागू करने वाले थे उन सबको हमने इतना कमज़ोर कर दिया है कि हम संविधान पे अपना माथा टेकेंगे और उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ जाएंगे। नहीं, मतलब मैं सहमत हूँ, हम बहुत गंभीर जगह पे पहुँचे हैं। जो गांधी जी, संविधान, बाबा साहब और बहुत सारे लोग, भगत सिंह, सुभाष बोस, सब ने जो कल्पना की थी इस देश के लिए, उस देश से हम बहुत दूर भटक गए हैं। तो जब हेट क्राइम्स की बात आई, अभी हमने बात करी ये पॉलिटिकल लेवल पे हेट क्राइम, जैसे प्रधानमंत्री काफ़ी नफरत अंगेज बयानात देते हैं, अमित शाह कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, लेकिन ऐसा समाज में, हिंदुस्तान के समाज में ऐसा क्या बदलाव आया पिछले कुछ सालों में कि ग्राउंड लेवल पे ये हेट क्राइम्स बढ़ रहे हैं? या पॉलिटिकल लेवल की बात नहीं रही है, तो जब पॉलिटिकल मास्टर्स कर रहे हैं
तो उसके साथ ही गृह स्तर पर, ग्राउंड लेवल पर जो लोग हैं उनके अंदर भी उतनी ही नफरतें, आप सोशल मीडिया ओपन करके देखेंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हर दिन आपको मिलेगा, और ये बढ़ता जा रहा है। तो व्हाट इज़ द चेंज बिहाइंड दिस? देखिए, मेरी उम्र आपसे बहुत ज़्यादा है। जी जी। आज़ादी के बाद मेरा जन्म हुआ 7-8 साल पर। मैं एक बिल्कुल अलग हिंदुस्तान में बड़ा हुआ था। स्कूल में, अपने दोस्तों के बीच में, कॉलेज में, काम के जगह में कभी भी इस तरह की नफरती बातें हमने नहीं सुनते थे। जी। अब हम देख रहे हैं चारों तरफ। मैं अपने पोते को देखता हूँ और मैं सोचता हूँ कि वो जिस जिस दौर में बड़ा हो रहा है, हर जगह प्रधानमंत्री से, अपने सोशल मीडिया से, अपने दोस्तों से, अपने इर्द गिर्द अपने कई रिश्तेदारों से जी वो नफरती बातें सुनता जा रहा है। तो एक रेडिकलाइजेशन हिंदू समाज का बहुत तेज़ी से बढ़ता है, ऐसा मैं देख रहा हूँ। लेकिन एक छोटी सी घटना हुई कुछ दिन पहले। दीपक कुमार, एक पहलवान अपना जिम चलाता है, उसको लगा कि कुछ गलत हो रहा है, जी किसी बुज़ुर्ग मुस्लिम आदमी से बदसलूकी हो रही है, और वो जाता है, रोकने की कोशिश करता है और कहता है वीडियो बंद करो, पर तुम्हारा नाम क्या है? कहता है मोहम्मद दीपक, करो क्या करना है। जी। मुझे लगा जिस तरह का रिस्पॉन्स पूरे देश में उस व्यक्ति के बारे में चारों तरफ जी उन्हें जिस तरह का और जायज़ तरीके से उनको हीरो जिस तरह से माना जा रहा है, जी ये बहुत क्लियर संकेत है कि हमारे समाज का बड़ा हिस्सा नहीं सहमत है नफ़रत की राजनीति से। और आप सोशल मीडिया ही देखें, उनके पक्ष में जितना निकल रहा है और जो विरोध में निकाल रहे हैं वो इतना तुच्छ दिख रहे हैं वो। तो मैं कह रहा हूँ कि जिनके हाथ में सत्ता है वो इस देश को बिल्कुल उसकी हवा को उसकी दिशा को सब कुछ बदल रहे हैं। पर हम भारत के लोग की बहुसंख्या, मेरा यकीन है, जी आज भी गांधी जी और बाबा साहब के रास्ते पे ही चलना चाहते हैं। लेकिन ये जो चीज़ आपने अभी कही, ये इलेक्टोरल रिजल्ट्स में क्यों कन्वर्ट नहीं हो रही है? मैं भी काफ़ी टाइम से इस चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ कि लोग देखते हैं कि जितने लोग हेट फैला रहे होते हैं उनका काउंटर करने वाले भी उतने हैं। आप राहुल गांधी का सोशल मीडिया पेज उठा के देख लीजिए, उसमें कमेंट्स भरे हुए हैं कि पिछले 3 इलेक्शन से ये कमेंट्स भरे हुए हैं कि नेक्स्ट पीएम राहुल गांधी, हार्ट्स के साथ। बट वो वोट्स में कन्वर्ट नहीं हो रहे, ना कांग्रेस के लिए ना एंटी बीजेपी किसी भी पार्टी के लिए। वो क्यों नहीं हो पा रहा है? इट्स ए कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। एक तो एट इट्स हाइट बीजेपी आरएसएस को 40% वोट शेयर मिल रहा है जी। तो ये अपने आप में ही क्लियर है कि 60% उनसे सहमत नहीं है। दूसरा मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी को वोट मिलने का सिर्फ ये कारण नहीं है कि उनकी नफरती आइडियोलॉजी से लोगों की सहमति, कई और कारण भी जगह जगह होते हैं। पैसों का बहुत ज़्यादा असर है। मतलब जितना सारे पार्टीज़ के पास पैसा है उससे कई गुना ज़्यादा सिर्फ एक पार्टी को मिल रहा है। सरकारी खजाने का इस्तेमाल बिहार इलेक्शन के पहले हर महिला को 10,000 रुपये अब दे रहे हैं कुल के। तो ये भी कारण है। पर ये एक और कारण भी मैं कहना चाह रहा हूँ जी। वो है कि जो पॉलिटिकल ऑपोजिशन है, राइट, हम कांग्रेस के लीडरशिप में जी, उनमें वो नैतिक साहस और राजनीतिक साहस नहीं दिखा रहे हैं। अच्छा। इस लड़ाई में मुस्लिम समाज पे जो उत्पीड़न हो रहा है, कहाँ इसकी बात कर रहे हैं? उदाहरण के तौर पे असम को देखिए। असम के मुख्यमंत्री
ने जो बातें कही, मैंने एफआईआर दर्ज किया। जवाब में उन्होंने कहा कि मैं तो हर्षमंदर के खिलाफ 100 एफआईआर दर्ज करूँगा। कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? तो मुझे लगता है कि बहुत सारे कारण हैं पॉलिटिकल ऑपोजिशन की। मैं फिर से कहता हूँ, ना सिर्फ वित्तीय मतलब वित्तीय तौर पे कमज़ोर हैं, मुझे लगता है कि नैतिक साहस भी ज़रूरत है। मैं गांधी जी को जैसे देश और उस अंधेरे में जा रहा है, गांधी जी को बहुत कमियां थी, कुछ चीज़ों की असहमति भी हो सकती जी, लेकिन उस वक्त पे जब 10 लाख लोगों ने नफ़रत की हिंसा में जाने ली एक दूसरे की जी, जब मज़हब के नाम पे एक अलग देश बन गया था, खून की नदियाँ बह रही थी, लाशों से भर के रेल इस तरफ से जा रहा है, इस तरफ से जा रहा है, उस वक्त बहुत आसान था कि हम एक हिंदू पाकिस्तान बन जाते जी, नहीं बने हम, क्योंकि उस वक्त में जो नैतिक साहस हमारे गांधी जी के नेतृत्व में हमारे नेताओं का था, वो नैतिक साहस की कमी बहुत अखर रही मुझे। मेरा यकीन है कि ये सारे मतलब उनके पास, बीजेपी के पास पैसा रहे, सत्ता रहे, सोशल मीडिया रहे, बड़े उद्योगपति अदानी अंबानी टाटा भी रहे, नैतिक साहस अगर यहाँ जोड़ पाएँ जी, लड़ लेंगे। वो कमज़ोरी सबसे बड़ी है। बिल्कुल। मेरे 2-3 आखिरी सवाल रह गए हैं आपके लिए वीडियो को ख़त्म करने से पहले। चूँकि हमने कांग्रेस की लीडरशिप की बात कही और आपने इससे पहले ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स की बात कही, तो राहुल गांधी जो है हमेशा ये अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स या लेबरर्स जो हैं उनके साथ, चाहे वो फार्मर्स हों या दूसरे प्रोफेशंस से हों, उनके साथ रहने की बात करते हैं। पार्लियामेंट में भी अभी परसों उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए मैं हमारे किसानों के साथ लगा रहूँगा। नहीं चाहूँगा जी। तो वो किस हद तक उस एक अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सेक्टर को एकजुट करने में कामयाब हो सकते हैं, या किस तरह से उनको आगे काम करना चाहिए उसको एकजुट बनाने में? देखिए, एक बार फिर साहस की बात है जी। अगर आप अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स की बात आप उनको केंद्र में रखना चाहते हैं, तो किस तरह की अर्थव्यवस्था की आपकी कल्पना है? मतलब इस अर्थव्यवस्था जो ग्लोबलाइज्ड न्यू लिबरल जो व्यवस्था के बीच में भी हम थोड़ा बहुत वर्कर्स के लिए करेंगे, ये संभव नहीं है। मुझे लगता है कि साहस मतलब इमेजिनेशन की भी ज़रूरत है कि हम कैसी आर्थिक नीति सामने लाएंगे जहाँ ये जो असंगठित मजदूर है उसके हक सुरक्षित होंगे। क्योंकि जो नया लेबर कोड, 4 लेबर कोड लाए हैं, उसमें जो थोड़ा बहुत भी हक बचे हुए थे श्रमिकों के, वो भी कमज़ोर कर दिए गए हैं। और ये कहा जा रहा है कि हम इसलिए कर रहे हैं ताकि पूंजी दुनिया भर से यहाँ आए। तो आप उस पूंजी का सामना करने का साहस कर रहे हैं। आपकी वैकल्पिक क्या कल्पना है देश के लिए? एक लंबी बातचीत है, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि एक किस्म की कल्पना है जिसको ट्रिकल डाउन कहते हैं, कि यहाँ बहुत सारा धन हो और वो थोड़ा नीचे जाए, जो हम देख नहीं पा रहे हैं। धन इतना यहाँ इकट्ठा हो रहा है, अंग्रेज़ों से भी के वक्त से भी ज़्यादा असमानता आज देश में आ गया। एक और किस्म की कल्पना है बबल अप, मतलब हम उस पूंजी का इंतज़ार नहीं करेंगे, हर एक गरीब व्यक्ति के घर में और धन आए, वो लोकल मार्केट में खर्चे, वो और खर्चे, मतलब एक बिल्कुल अलग किस्म से हमें आर्थिक नीति समझनी पड़ेगी। तभी मैं यकीन कर पाऊँगा कि आप श्रमिक के हकों का एक नारे से नहीं होता है जी, सद्भावना से भी नहीं होता है, एक मतलब ठोस तौर पे हमारी वैकल्पिक आर्थिक नीति क्या है, ये हमें साफ करना ज़रूरी है जी।
आज के इंटरव्यू से पहले हमने एक हमारे जो ख़ास फ्रेंड्स और कॉलीग्स और रीडर्स को एक मैसेज भेजा था कि अगर आप हर्षमंदर साहब से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं करके। हमें काफ़ी सारे सवाल आए, बट चूंकि वक्त नहीं है, मैं सिर्फ 2 सवाल आपके सामने रखूँगा उनके। एक हमारी रीडर हैं यामिनी जी, उन्होंने ये सवाल पूछा है कि मेजॉरिटेरियनिज्म इज़ ऑब्सेस्ड विद ड्रैगिंग द पब्लिक इनटू द पास्ट। हाउ कैन चेंज मेकर्स शिफ्ट दिस पब्लिक फोकस ऑन टू अ विजन ऑफ अ बेटर फ्यूचर? ये बहुत अच्छा सवाल है। ये जो आज की और मतलब दक्षिणपंथी सभी जगह हमें इतिहास में नहीं ले जा रहे हैं, एक झूठे इतिहास की रचना करते हैं और वहाँ हमें ढकेल रहे हैं। तो अब हमें कहा जा रहा है, अब प्रधानमंत्री 200 साल की गुलामी की बात कभी नहीं करते, वो 1000 साल की गुलामी की बात करते हैं। जी जी। वो ये कहने की कोशिश करते जा रहे हैं कि वो पूरा मध्यकाल जहाँ पे हमारे बड़ी संख्या में मुस्लिम राजा रहे थे, वो इतना अंधकार में था, वो भी गुलामी का वक्त था, वगैरह वगैरह। तो मैं नहीं समझता हूँ कि हमें असली इतिहास में ले जाते तो कोई दिक्कत नहीं थी। उस इतिहास में जो अच्छाई थी, बुराई थी, दोनों हम समझें और उससे आगे बढ़ने की कोशिश करें। भविष्य में जो मैं पहले कह रहा था, हमारा हमारी कल्पना एक मैं जब कॉलेज में था तो हम लोग गाते थे, एक नया सवेरा आएगा। विश्वास भी था कि नया सवेरा आएगा। वो नया सवेरा है क्या? आप कैसे सुनिश्चित करेंगे कि कोई बच्चा भूखा ना सोए? आपकी क्या योजना होगी कि गरीब से गरीब इंसान बीमार पड़े तो उसको उसी तरह की स्वास्थ्य व्यवस्था मिले जो सबसे अमीर व्यक्ति को मिले? मैं सुनना चाहता हूँ। और अलग मज़हब, अलग जाति, भाषाओं का ये बहुत खूबसूरत देश को हम बनाए रखेंगे कैसे? हम सुनना चाहते हैं। आप ये जो प्लैनेट जो आप मतलब यहाँ संसाधनों का जिस तरह का आप दोहन कर रहे हैं, जिससे पूरी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसमें आपकी वैकल्पिक कल्पना क्या है? तो यामिनी जी को मैं कहना चाह रहा हूँ, एक तो झूठे इतिहास में वो हमें ले जा रहे हैं, और बड़ी दिक्कत ज़्यादा है कि हम जो आगे की कल्पना है क्या, पहले वो कल्पना बनाएं और उस पर यकीन से लोगों के सामने रखें, तब हम भी कह सकेंगे, लोग भी कहेंगे कि यार वो छोड़िए जो हुआ, अब तो हम वहाँ जाना चाहते हैं। तो एक और पब्लिक से आखिरी सवाल उनका, व्हाट डज होप लुक लाइक फॉर दोज ऑफ अस हु बिलीव इन प्लूरलिस्ट मल्टी फेथ इंडिया आइडिया ऑफ इंडिया? फिर से बहुत खूबसूरत सवाल था। एक वहाँ से पहले से शुरू करना चाहता हूँ। आसिफ इकबाल तन्हा जी को यूएपी में बंद किया गया था। बहुत गरीब घर के थे, बहुत मेहनत से वो अपना पढ़ाई किए, और कुछ महीने वो जेल में रहे। बाहर आए तो मैंने उनसे कई बातें कही, और अंत में मैंने कहा कि इस सब के बाद भी क्या आपकी उम्मीद बनी हुई है? तो उनका जवाब था, मायूसी कुफ्र है। जी जी जी। उन्होंने कहा कि उम्मीद रखना मेरा फ़र्ज़ है, और मैं भी मानता हूँ कि उम्मीद हमारी पब्लिक ड्यूटी है, क्योंकि अगर हम माने कि सब बेकार है, कुछ संभव नहीं है, तो हम कुछ करेंगे नहीं। हम उसी हवा के साथ हम भी चलने लगेंगे। उम्मीद, मुझे लगता है कि अंत में हम वी आर ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री। इतिहास में कभी भी शोषण, जुल्म, नफ़रत कभी भी लंबे अरसे तक उसकी जीत नहीं हुई है। इंसानियत और मोहब्बत, बराबरी, इसी की जीत होगी। मार्टिन लूथर किंग
मैं मानता हूँ गांधी जी के बाद उनकी बातों को मानने वाला शायद दुनिया में सबसे महान नेता रहे हैं। तो मार्टिन लूथर किंग ने कहा, मैं अंग्रेज़ी में कहूँगा कि ही सेड द आर्क ऑफ हिस्ट्री इज़ लॉन्ग बट इन द एंड इट बेंड्स टुवर्ड्स जस्टिस एंड आई वुड ऐड टुवर्ड्स लव। के इतिहास मतलब बहुत लंबा उसका रास्ता हो सकता है, पर आखिर में वो इंसानियत, इंसाफ, मोहब्बत की ओर ही झुकेगा, ये यकीन मुझे है। और इस यकीन के पीछे जैसे अभी बातचीत दीपक कुमार की हो रही है, दीपक कुमार मुझे एक्चुअली, क्योंकि मैं ज़मीन पे काम करता हूँ, मुझे हर मोड़ पे दिखते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जब कुंभ मेला में भगदड़ हुई, बहुत लोग मारे गए, मस्जिदों ने अपनी दरवाजे खोले। और कश्मीर में जब ये टेरर अटैक हुआ था, लोग कहते हैं कि क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में टूरिस्ट वहाँ फंस गए थे, बर्फ़ था, घर घर ने अपने दरवाजे खोले, उनको संभाला। मोहब्बत अभी भी है इस देश में ज़िंदा, और उसी की जीत होगी। तो ये थे हमारे साथ हर्ष मंदर जी आज के इंटरव्यू के लिए, जिन्होंने हमारे लिए वक्त दिया। मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि भगवान इनको लंबी उम्र दे, साहस दे, स्वस्थ रखे और ये जिस तरह का काम कारवान मोहब्बत को लेकर कर रहे हैं, ये कारवान उनका हमेशा चलता रहे, मोहब्बत ये बांटते रहें, लोगों को एकजुट करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप यहाँ पर आए और हमारे साथ इतना वक्त गुजारा और इतनी डिटेल्स में हमारे साथ बातचीत की। पूरी वार्ता भारती की टीम की तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और बहुत बहुत आभार। थैंक यू।